चलिए देखें। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट के नियम का ही ये एक अनुप्रयोग है और इसका जो आर्टिकल रहेगा वो धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग निकालेंगे। मतलब हमारे पास एक कॉइल होगी, वायर की बनी हुई, कंडक्टर की बनी हुई, और उस कॉइल की वजह से उस कॉइल की एक अक्ष होगी। उस एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे उस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से। आप इसका एक फिगर देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमने एक कॉइल बनाई हुई है और इस कॉइल में इस तरह से हमने करंट फ्लो करवा दी है। ये आई करंट फ्लो हो रही है, ये ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रही है। ये इस कॉइल का सेंटर है। कॉइल की जो रेडियस है वो स्मॉल a के बराबर है। सेंटर से जाने वाली ये इसकी एक अक्ष है, इसको हम अक्ष बोलते हैं, जो कॉइल के केंद्र से होकर जाए और कॉइल का जो तल होता है ना उस पर लंब हो। ऐसी जो भी लाइन होगी उसको हम उसकी अक्ष बोलेंगे। और अक्ष सिर्फ इधर ही नहीं होगी, आप ऐसा पीछे बढ़ा देंगे तो इधर भी आपको एक्सिस मिल जाएगी। ठीक है, इतनी सारी चीजें। जैसे ये हमने एक कॉइल बनाई हुई है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वृत्ताकार कॉइल आपको दिख रही है, ठीक है, और इसी में हमने ऐसा करंट प्रवाहित करवा दी, ये धारा को प्रवाहित करवा दिया इसमें इस तरह से। ये कॉइल में ये कॉइल का सेंटर है, देखिए ये, ठीक है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन आपको वहां दिख रही है ऊपर, ये क्या है बताएं? ए, ये त्रिज्या है इस कुंडली की, ठीक है। अब इस कॉइल को हमने ऐसे रखा तो आप देख रहे होंगे ये इसका सेंटर है। अब इसके सेंटर से ऐसे एक बिल्कुल सीधी लाइन जाती है। आप देखें ये कॉइल का ये तल है, ऐसा ऐसे कॉइल का प्लेन है, उस प्लेन पर लंबवत ये लाइन है। कॉइल कुंडली के तल के लंबवत है और केंद्र से ऐसा होकर सीधी एक लाइन बिल्कुल ये जा रही है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाली दिखाई दे रही है ना आपको, ये लाइन पूरी ये कौन सी है? ये अक्ष है। चित्र में ये लाइन कहां पर हमने बनाई है? ये बनाई है, देखिए ये एक्सिस है। एक्सिस पर यहां पर हमने एक पॉइंट मान लिया है P। इस जगह पर हमने एक पॉइंट ले लिया P और इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से ही हमको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये हमारा डेरिवेशन रहेगा जो करना है हमको। कुछ बातें समझ में आ गई। इसके लिए हमने कुछ बातें मानी, जैसे कि कुंडली की त्रिज्या हमने कितनी मान ली है? स्मॉल a मान लिया। सेंटर को आप देख रहे हैं फिगर में C मान लिया। ऐसे इसमें करंट फ्लो हो रही है, इस तरह से हमने इसमें करंट को फ्लो करवा दिया है। सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, केंद्र से इस बिंदु P तक की दूरी हम कुछ मान लेते हैं। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x। क्या मान लेंगे इस डिस्टेंस को? x। याद रहे x किसको माना जाएगा? कुंडली के केंद्र से उसकी अक्ष पर स्थित बिंदु P तक की दूरी, जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। फिगर में ये डिस्टेंस कहाँ रहेगी? तो आंसर है फिगर में ये वाली डिस्टेंस आपको ऐसे दिखेगी। ये वाली डिस्टेंस हमने मान ली कि x है, त्रिज्या a और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, ठीक है। तो पहले इतनी चीज के बारे में नोट कर लेते हैं हम लोग जरा। माना a त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में वैद्युत धारा I चित्रानुसार प्रवाहित होती है। इस कुंडली की अक्ष पर ये लाइन जो कि केंद्र से जाती है और कुंडली के तल पर लंब होगी, ये वाली लाइन को हम अक्ष बोलेंगे। हमने लिखा भी है, अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है। x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण
चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उस पॉइंट P पर ही हमें मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। अब अगर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना है करंट की वजह से, ये वो कॉइल है, इस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, ये एक्सिस पर यहां पर पॉइंट P है और इस बिंदु पर इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। इसके लिए क्योंकि हम बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग करना चाहते हैं तो बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब बायो-सेवर्ट के नियम से जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालने जाते हैं तो बायो-सेवर्ट का लॉ तो चुंबकीय क्षेत्र बड़े छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से हमको बताता है, पूरी कॉइल की वजह से एक साथ चुंबकीय क्षेत्र हम नहीं निकाल सकते। तो बायो-सेवर्ट के नियम की जब हेल्प लेंगे तो उसके लिए हमको इस कॉइल में एक छोटा सा करंट एलिमेंट चाहिए, तभी हम आगे का प्रोसीजर यूज कर पाएंगे। तो हमने यहां पर एक करंट एलिमेंट बनाया, हमने वो करंट एलिमेंट यहां पर बनाया, इस जगह पर मान लिया कि यहां पर है वो करंट एलिमेंट। ये थोड़ा सा मैंने मोटा करके इसको दिखा दिया है। करंट फ्लो हो रही है I और इसकी लेंथ हमने dl मान ली। इस फिगर में ये कहां पर है, आपको पता चला ये कहां पर है? देखिए ये कॉइल है, इस कॉइल में यहां पर इस जगह पर इतनी सी लंबाई को हमने क्या मान लिया है? dl मान लिया है। समझ आ रहा है आपको? बस इतनी सी लंबाई को हमने dl मान लिया, इतनी छोटी सी लेंथ, जो ये थोड़ा सा ब्लैक कलर आपको इसमें दिख रहा है, इतनी छोटी सी लेंथ को हमने dl मान लिया। करंट I फ्लो हो रही है तो ये करंट एलिमेंट कौन सा हो गया? IDL। अब आप याद करें बायो-सेवर्ट के लॉ में जब आपने उसको किया था तो जब करंट एलिमेंट जो आप dl लेते थे वहां से उस बिंदु को मिलाते थे जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता था। तो यहां पर भी एक छोटा सा करंट एलिमेंट dl हमने ले लिया और इस करंट एलिमेंट dl से अब हमको उस बिंदु को मिलाना है जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र कहां ज्ञात करना है? इस जगह पर। तो इस dl से हम ये लाइन देखिए मिलाएंगे ऐसा, ठीक है? देखो हम इसको मिलाते हैं यहां पर, ये हमने यहां पर मिलाया तो करंट एलिमेंट IDL से उस बिंदु को हमने मिला दिया जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अगर आपको बायो-सेवर्ट का लॉ याद है तो क्या बता सकते हैं IDL जो करंट एलिमेंट होता था उससे बिंदु P तक की मिलाने लाइन को हम क्या लिखा करते थे? R लिखते थे। वेरी गुड। तो इसको भी हम क्या लिख देते हैं? स्मॉल r। तो आप याद रखें स्मॉल r डिस्टेंस कौन सी है? फिर से बताइए, ये क्या है? कुंडली। इसमें हमने क्या कर दिया? करंट फ्लो करवा दिया। ये उस कुंडली का क्या है? सेंटर। तो ये क्या चीज है? ये उसकी अक्ष है। और यहां पर हमने क्या माना? एक छोटा सा करंट एलिमेंट dl मान लिया। यहां से ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इस पॉइंट को मिलाती है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहां पर पॉइंट P है, तो ये कौन सी लाइन है? R। और ये कौन सी लाइन है? अक्ष। सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? x। ये सारा कुछ हमने वहां पर फिगर में बना लिया है। तो ये हमने डिस्टेंस कितनी मान ली? R। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? एक काम करते हैं, ये दो लाइन में इसको नोट कर लेते हैं। इसके लिए माना कुंडली में एक धारा अवयव
आइडियल है जिससे बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r है, विस्थापन आप कह सकते हैं। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r है। अब सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे, ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट की वजह से इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, पूरी कॉइल से निकालना है आपको क्या करना है, पहले इसकी वजह से निकालना है, फिर बगल वाले एलिमेंट की वजह से, ऐसा करके सारे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर निकालेंगे और इसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देने का यहां तरीका हम कौन सा यूज करेंगे, समाकलन का तरीका यूज करेंगे, समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। फिलहाल यहां पर थोड़ा सा और हम अलग से मेथड यूज करेंगे। कैसे, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अभी हमने वो करंट एलिमेंट यहां ऐसा ऊपर माना हुआ है, अभी हम अगला करंट एलिमेंट, वैसे पूरे लूप में हमको करंट एलिमेंट्स मानने हैं, तो एक करंट एलिमेंट हमने यहां माना है। अभी हम एक करंट एलिमेंट इसके बिल्कुल जो ये व्यास होगा इसके व्यास के दूसरे सिरे पर मानेंगे। एक यहां पर माना, एक यहां पर करंट एलिमेंट मानेंगे और इसकी वजह से भी यहां मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे और फिर उसी की मदद से हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इस करंट एलिमेंट आइडियल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तब इस धारा अवयव आइडियल के कारण, इस धारावयव आइडियल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताएं। हम dB लिखें या इसको B लिख लें, dB लिखें। क्यों, क्योंकि अभी एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर बायो-सेवर्ट का लॉ आपको याद है तो प्लीज मुझे बताइए इस dB का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन, अब आप मुझे बताएं अपॉन a स्क्वायर लिखा जाए, x स्क्वायर लिखा जाए, r स्क्वायर लिखा जाए या कुछ और लिखा जाए, r स्क्वायर। क्यों, यहां करंट एलिमेंट है और करंट एलिमेंट से पॉइंट P तक का डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे आप। तो हमने क्या लिखना चाहिए यहां पर, r स्क्वायर। अब यहां पर इस फॉर्मूले में हमको ये थीटा चेक करना है कि यहां थीटा कितना है। ठीक है, थीटा क्या होता है, किसी को याद है? बायो-सेवर्ट के लॉ में ये जो फॉर्मूला बनता था, इसमें थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता था, किसी को याद है? ये करंट एलिमेंट और, हाँ बिल्कुल सही, जो हमारा करंट एलिमेंट था धारा अवयव, उसमें धारा की दिशा में आपको लेना है। देखिए धारा अवयव इतना बड़ा है तो आप इस धारा अवयव की डायरेक्शन ऐसे भी तो ले सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको किस तरफ लेना है, जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि ये करंट एलिमेंट है। तो करंट हमने ऐसा फ्लो करवाई है, तो यहां पर हमको इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कैसे लेनी है, ऐसे अंदर की तरफ या ऐसे आपकी तरफ, ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, अच्छा ये हो गया क्या, करंट एलिमेंट और किसके बीच का एंगल, इस करंट एलिमेंट को उस बिंदु P से मिलाने वाली लाइन के बीच का कोण, यानी कि करंट एलिमेंट आइडियल और विस्थापन वेक्टर r के बीच का कोण होता है ये। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर करंट एलिमेंट है ना, तो ये हमने करंट एलिमेंट बना दिया, ये करंट एलिमेंट आ गया ऐसा। वेक्टर r कहां पर है, ये वेक्टर r ऐसा है।
तो वेक्टर आर ऐसा बना देंगे। ध्यान से देखना, ये बताइए हमने क्या बनाया, करंट एलिमेंट या वेक्टर आर? ये क्या बनाया? करंट एलिमेंट। क्या आपको दिख रहा है इनके बीच का एंगल कितने का होगा? अब मैं इसको थोड़ा हटा के दिखाता हूं। करंट एलिमेंट ऐसा था, ये आर ऐसा थोड़ा सा नीचे की तरफ है, लेकिन एक्चुअली अगर आपको मैं देखो, मैं बिल्कुल कुछ करूंगा नहीं इस पे, ज्यों का त्यों फिगर हम ऐसे घुमा देंगे। अब आप देख के हमको बता सकते हैं इसके बीच का एंगल कितने का बना? 90 डिग्री का बनेगा एंगल। तो आपको एक चीज बहुत याद रखनी है, थीटा के लिए आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का कोण नहीं देखना है। समझ रहे हैं? थीटा के लिए आपको ये वाली लाइन, ये क्या है? ये तो त्रिज्या है और ये आर है, तो आपको कॉइल की त्रिज्या और इस आर के बीच का एंगल नहीं देखना। अगर ये एंगल आप देखेंगे इसके बीच का, तो ये तो 90 डिग्री से छोटा मिलेगा आपको। आपको जो एंगल देखना है वो कौन सा एंगल देखना है? ये करंट एलिमेंट ऐसा बिल्कुल, और ये आर के बीच का एंगल। तो हमने जो करंट एलिमेंट बनाया वो ऐसा, आर थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका जरूर है, लेकिन अगर आप इस फिगर को ऐसा सीधा करके आप देख लीजिए तो ये कोण आपको खुद ब खुद कितने डिग्री का दिखेगा? 90 डिग्री का। तो हमेशा याद रखें, कॉइल में जितने भी करंट एलिमेंट्स होंगे उन सब से बिंदु P को मिलाने वाली लाइन के बीच का और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल कितने मिलेगा आपको? 90 डिग्री मिलेगा। समझ आया या नहीं समझ आया? ये आ गया सबको समझ में? ठीक है, हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। अभी आपने फिगर में देखा कौन से कोण की बात कर रहे थे? ये करंट एलिमेंट और ये आर के बीच। 3 डायमेंशनल का फिगर है, इसलिए आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा। वैसे इसका मॉडल हमारे पास है, तो मैं ये समझता हूं कि इसकी मदद से आपको आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, 90 डिग्री समझ आ गया ना आपको कैसे होगा? ओके, यहां थीटा 90 डिग्री होगा, देयरफॉर dB विल बी इक्वल टू, dB की वैल्यू क्या आएगी उस समय? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू DL, क्योंकि साइन और 90 लिखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन आर स्क्वेयर। ये dB की वैल्यू आ गई। फिर से इस फिगर में देखें, इस वाले धारा अवयव के कारण इस बिंदु P पर इतना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब बात ये आती है कि मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इस पॉइंट पर इस करंट एलिमेंट की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये किस दिशा में होगा? इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी अपनी? तो अब डायरेक्शन को समझते हैं। आप याद करें, बायो-सैवर्ट लॉ में हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? किसी को याद है? हम डायरेक्शन निकालते थे राइट हैंड पाम रूल से। क्या हमारा तरीका होता था? थंब को हम किस तरफ करते थे? करंट की तरफ, और इस पाम को उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर देते थे जिस पॉइंट पर हमने चुंबकीय क्षेत्र पता लगाना है। थंब को आई की तरफ, फिंगर्स या अपना पूरा पाम उस तरफ जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगानी है, और इसके बाद ये ऐसा उंगलियां मोड़ देते थे, या ये उस पर पाम पर हम क्या बना देते थे? एक लंब बना देते थे। तो ये हथेली पर जो लंब आता था उस लंब की दिशा ही उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती थी। याद आया सबको? अब जरा इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये कॉइल है, ऐसे करंट हम फ्लो करवा रहे हैं, स्टार्टिंग से ही आपको बताया है, ऐसे करंट फ्लो करवा रहे हैं, और यहां पर करंट एलिमेंट है जिसकी वजह से अभी मैग्नेटिक फील्ड ये वाला निकाला है हमने पॉइंट P पर। ठीक है, तो यहां करंट एलिमेंट है। थंब आपको किस तरफ करना है? आई की डायरेक्शन में। तो ये देखिए, थंब हमने आई की डायरेक्शन में कर दिया।
थोड़ा सा मेरे लिए हाथ को मोड़ना डिफिकल्ट हो रहा है, तो ऐसे के बजाय अगर मैं फिगर ऐसे कर लूं तो कोई प्रॉब्लम होगी आपको? प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर ऐसे कर देंगे तो सारी चीज पहचानते हैं आप। ये क्या है बताइए? एक्सिस। ये कौन है? आर। और यहां है करंट एलिमेंट अब हमारा। और धारा किस तरफ बह रही है? ऐसे फ्लो करवाई थी ना हमने, और हमने उसको ऐसा कर दिया। तो अब यहां पर करंट की डायरेक्शन ऐसे है। हमने अपने हाथ को ये थंब करंट की डायरेक्शन में कर दिया, देखिए दिख रहा है आप सबको। और ये देखिए पाम हमने किस तरफ कर दिया? आर की तरफ, आर की डायरेक्शन पे। तो थंब हमने करंट की तरफ कर दिया, पाम हमने अपनी हथेली आर की तरफ कर दी। तो पॉइंट पी पर चलिए चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ होगा? ये हम पाम ले आए और ऐसा फिंगर्स मोड़ दी। देखो किस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी? इस लाइन आर के लंबवत आएगी कि नहीं आएगी? अगर मैं पाम पर ऐसे लंब बनाऊंगा तो ये जब ऐसे जाएगा तो ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन पे आ जाएगा। तो यहां पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये किसकी दिशा बताती है हमको? बिंदु P पर इस धारा अवयव की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और एक चीज बताएं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है, ये डायरेक्शन लंबवत है किसके? इस अक्ष के लंबवत है या इस आर के लंबवत है? अक्ष के लंबवत है कि आर के लंबवत है? आर के लंबवत है। आपने हथेली को अक्ष के अनुदिश किया था या आर के अनुदिश किया था, और उसके बाद उंगलियों को लंबवत ऐसे मोड़ा कि नहीं मोड़ा? तो ये चुंबकीय क्षेत्र किसके लंबवत हुआ? आर के लंबवत हुआ। अक्ष के लंबवत क्यों होगा? अभी समझ नहीं आई? आया? फिर से यहां पर करंट एलिमेंट है, इसकी तरफ मैंने थंब ऐसा कर दिया देखो, और हथेली को किसकी तरफ किया? आर की तरफ या अक्ष की तरफ? आर की तरफ। अब ऐसे आर की तरफ हम करे लेते चले गए और आर के ऐसा लंबवत हमने फिंगर्स मोड़ दिए ऐसे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर आप देख रहे हैं, ये अब आर के लंबवत है या अक्ष के लंबवत है? आर के लंबवत है, अक्ष के लंबवत नहीं है, क्योंकि आपने हथेली अक्ष की दिशा में थोड़ा चलाया है, आपने हथेली को आर की अनुदिश चलाया है। और वैसे भी जब हमने मैग्नेटिक फील्ड बायो-सेवर्ट के लॉ से निकाला था, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में डिफरेंस हम जब पढ़ रहे थे, तो उस डिफरेंस में एक डिफरेंस ये भी लिखाया गया था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा आर के अनुदिश होती है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा आर के कैसी होगी? लंबवत। तो अब फिर से मुझे एक बार बता दें, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन अब मुझे वहां बनानी है, तो ये मैं आर के लंबवत बनाऊंगा या अक्ष के लंबवत बनाऊंगा? अक्ष के लंबवत तो नहीं बनेगा ना, आर के लंबवत बनेगा। समझ आ रहा है कि जबरदस्ती बोले दे रहे हैं आप? फिर से हथेली किसकी तरफ थी? आर की ओर, और हथेली पर लंबवत दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की होती है। तो अगर हथेली आर की तरफ है तो हथेली पर लंबवत मतलब आर पर लंबवत, तो आर पर लंब बनाना है इस चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो आर पर लंबवत डायरेक्शन हमको बनानी है। अब ये आर है, यहां पर ये पॉइंट है पी, ठीक है? इस आर पर लंब बनाना है, अक्ष पर लंब नहीं बनाना। तो मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिल्कुल ऐसे लंबवत बना दूं, ये ठीक रहेगी? ठीक है? ये डायरेक्शन किसके लंबवत है बताइए? ये इस आर के साथ लंबवत है या अक्ष के लंबवत दिख रही है आपको? अक्ष के लंबवत दिख रही है, नहीं दिख रही है आपको? देखी? तो ये अक्ष के लंबवत बनानी थी कि आर के लंबवत? तो हमने इसको कैसा चलाना है बताओ? अभी ये तो है नहीं, तो फिर तो अब हम इसको और अंदर की तरफ लेके आए या ऐसा थोड़ा बाहर की तरफ ऐसा बना? थोड़ा बाहर की तरफ हम बनाना पड़ेगा। चलिए बना देते हैं बाहर की तरफ। अब हम समझ तो आ रहा है ना आपको कि हमने बोल दिया इसलिए आप भी बोल दे रहे हैं? समझ आ रहा है ना आपको? तो आर के लंबवत ऐसे हमने
ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना ली, ये डायरेक्शन हमने किसकी बना ली, dB। इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आया, आप देखिए इसका और इस R के बीच का एंगल आपको खुद दिख रहा होगा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये क्लियर हो गया, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई, ठीक। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला, ये इसकी दिशा क्या आई, उसकी दिशा के बारे में यहां नोट कर देते हैं। डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन होगी, वेक्टर R के लंबवत। और चित्र में आप देख रहे हैं वेक्टर R के लंबवत हमने ये डायरेक्शन dB की बना दी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी तो हमने एक करंट एलिमेंट की वजह से आपको बताया है, अब हम अगला करंट एलिमेंट लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट करंट एलिमेंट हम कहां लेंगे। नेक्स्ट धारा अवयव, अभी एक धारा अवयव यहां लिया है, अगला जो धारा अवयव होगा बिल्कुल इसके विकर्णवत, ऐसा जैसे यहां से जाने वाला एक व्यास बनाएंगे इस बिंदु से, इस व्यास के दूसरे सिरे पर एकदम इसकी सीध में यहां पर, अगर ये वाला करंट एलिमेंट बिल्कुल ऊंचाई पर था, ऊपर था, तो अगला वाला करंट एलिमेंट हमने कहां लिया, नीचे। हमको लेने तो सब जगह है, तो हम अभी इस वाले को और इस वाले को देख रहे हैं। अब अगला करंट एलिमेंट हमने यहां मान लिया। इस फिगर में ये आपको कहां मिलेगा, इस फिगर में ये करंट एलिमेंट आपको यहां पर मिलेगा। समझ आया आपको, कुछ नहीं समझ आया। यहां से अगर हम इसको मिला देंगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a। ये एक करंट एलिमेंट हमको मिला, हम एक काम करते हैं, इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा इधर नोट कर देते हैं। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू R, समझ जाएंगे ना आप, R के लंबवत, ठीक है। अगला करंट एलिमेंट हमने यहां पर लिया, आइडियल। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से भी हम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं, तो इस पॉइंट से, इस करंट एलिमेंट से भी हम इसको पॉइंट को मिला देते हैं। ये करंट एलिमेंट और यहां से भी हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे देखिए, ये पॉइंट को हमने ऐसे मिला दिया। अब आपको क्या लगता है, इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड dB था, ये डायरेक्शन थी उसकी। इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा। अगर ये डिस्टेंस R है तो सिमेट्री के आधार पर, सममितता के आधार पर ये वाला डिस्टेंस भी कितना मिलेगा आपको, R। आप यहां से ऐसे मिलाया तो R, यहां से ऐसा मिलाएंगे तो भी R, ठीक है। और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी आएगी, तो अब आप समझ भी गए, डिस्टेंस भी सेम है, सारी कंडीशंस सेम है, इसलिए इसकी वजह से भी यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, इतना ही आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको, या आपको लगता है कुछ डिफरेंट हो जाएगा, इतना ही आ जाएगा। अच्छा, अगर इतना आएगा तो अब यहां पर इस करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब ये करंट एलिमेंट ऐसा नीचे ले लिया हमने, यहां पर चित्र को थोड़ा सा उल्टा करके हम दिखा रहे हैं। अब करंट एलिमेंट यहां नीचे साइड में है, और ये क्या है, H, और ये क्या है, R। अब नया वाला R ये आ गया। यहां पर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है। करंट कैसे फ्लो हो रही थी, ऐसे, तो जब हम इसको ऐसा कर देंगे तो यहां करंट ऐसे अंदर की तरफ आ रही है। अब फिर से सेट करिए थंब को, यहां पर करंट किस तरफ है, अंदर की तरफ, हमारी तरफ, तो हमने थंब को ऐसा सेट कर दिया, देखो अपनी ओर सेट कर दिया थंब को, और ऐसा पाम को लेते चले गए R पे, फिर लंब बना दिया। अब ये किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, तो H के लंबवत या R के लंबवत, R के लंबवत, वेरी गुड।
तो आर के लंबवत हमने ये बना देना है, आर ये है इसके परपेंडिकुलर, ये हमने बना दिया डीबी। अब आप सोचेंगे यहां भी डीबी लिखा था, यहां भी डीबी लिखा है, तो ये तो ठीक तो है, क्योंकि इस करंट एलिमेंट की वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो सेम बन रहा है ना, तो दोनों को डीबी लिखना ही पड़ेगा हमको। डायरेक्शन अब आपने देखा, ठीक। अब मुझे बातें बताएं कि इस करंट एलिमेंट से भी डीबी निकाल लिया, इसकी वजह से भी डीबी निकाल लिया, केवल इन दो करंट एलिमेंट्स की बात करिए, बस करना हमें सबकी बात है, पर अभी पहले इन दो की बात करो बस। आप अगर इन दो की बात करेंगे तो इनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड ये है इसके कारण, एक मैग्नेटिक फील्ड ये है इसके कारण। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल कर पाएंगे? बताएं, कैंसल हो पाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड? नहीं होंगे। कैंसल कब होते हैं? अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बताएं। कैंसल तब होते हैं जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होते और अपोजिट होते, बराबर होते और विपरीत दिशा में होते। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर हैं। तो क्या ये दोनों विपरीत हैं? विपरीत तो नहीं है, ये दोनों तो ऐसे हैं, एक ऐसा जा रहा है एक ऐसा जा रहा है, सो दे आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। वेक्टर्स आर इक्वल बट नॉट अपोजिट टू ईच अदर, तो इसलिए हम उनको कैंसिल तो नहीं कर सकते। तो अगर कैंसिल नहीं कर सकते तो क्या ये दोनों वेक्टर जुड़ जाएंगे? बताइए, जुड़ जाएंगे। अच्छा फिर से मुझे बताएं, जुड़ते कब है वेक्टर्स आपस में? हाँ बताओ। जब दोनों वेक्टर सेम हो, वैल्यू और डायरेक्शन भी सेम हो। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों की दिशा सेम होनी चाहिए। अगर वो दोनों मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन उनकी सेम है तो उनका परिणामी निकालने के लिए हम दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। याद आया आपको? एक फोर्स है 10 न्यूटन, एक है 5 न्यूटन, दोनों एक ही दिशा में लगे हुए हैं, तो रिजल्टेंट कितना बन जाएगा? 15 न्यूटन। उसके लिए बराबर होना तो नहीं देखा आपने। तो जुड़ेंगे तब जब वो दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? एक ही दिशा में, एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा कोण बनाते हैं, एक दूसरे की अनुदिश है, बिल्कुल दिशा में है? ऐसा भी नहीं है। तो ना तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं और ना तो हम इनको जोड़ सकते हैं। फिर ऐसी सिचुएशन पे अब क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन पे हमको इनके कंपोनेंट बनाने चाहिए, इनके घटक बना लेने चाहिए। मेरी कुछ बात समझ में आई? फिर से ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। क्यों? परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत नहीं है। हम इन दोनों को जोड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में नहीं पड़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन पे हमने कैसे स्टडी करना है? इनको, इनके घटक बनाने हैं, और घटक बनाने के बाद इनको हमको सोचना है, जुड़ेंगे कैंसिल होंगे क्या होंगे, उसके बाद सोचना है। तो चलते हैं इनके कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए बेटा आप मुझे बताइएगा भाई, ये पॉइंट P है ना, पॉइंट P लिखने की जगह नहीं मिल रही है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर मैं कर देता हूं। इस dB के और इस dB के मुझे कंपोनेंट बनाने हैं। उसके लिए हाँ एक चीज और बताएं, ये एंगल बहुआ कितना होगा? बोलो भाई। क्लियर? बिल्कुल। कोई डाउट है आपको? R और dB दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम ये वाले एंगल को मान लेते हैं थीटा। ध्यान से देखिएगा, कौन से वाले एंगल को हमने थीटा मान लिया? चित्र में इसमें देख के बताओ कौन सा एंगल थीटा है। ये वाला एंगल कितना है? सबको दिख रहा है? ये वाला एंगल हमने कितना माना? यही वाला थीटा माना हुआ है। समझ आ गया सभी बच्चों को? अच्छा, अगर ये वाला एंगल थीटा माना है तो dB का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बताएं कितना होगा? तो dB का एक घटक तो इस दिशा में होगा और एक घटक dB के इस दिशा में, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल।
इस डीबी के दो घटक बनेंगे, एक घटक ऐसे अक्ष के अनुदिश और एक घटक दूसरा अक्ष के लंबवत। ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा? इस तरफ एंगल थीटा है, डीबी का थीटा कोण बनाती हुई दिशा में घटक डीबी कॉस थीटा और डीबी का इससे 90 माइनस थीटा कोण बनाती हुई दिशा में घटक डीबी साइन थीटा। जब आपने डीबी को, ये ऐसा डीबी था, इसके दो घटक बना लिए, तो अब डीबी बचा क्या बीच वाला? अब नहीं बचा, तो इसको हम ऐसा डॉटेड कर देते हैं ताकि ये आपको ध्यान रहे कि जब आप घटक बना चुके तो अब ये डीबी अब यहां पर नहीं मानेंगे आप, ठीक है। ऐसे ही इसी तरह से इस डीबी के भी कंपोनेंट बनाएंगे हम। तो इस डीबी का भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर डीबी और अक्ष के बीच का यहां पर कोण थीटा था तो सममितता के आधार पर डीबी और अक्ष के बीच ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए, थीटा। डीबी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना बनेगा? इस दिशा में अगर ये एंगल थीटा है तो ये घटक बनेगा डीबी कॉस थीटा और डीबी का दूसरा कंपोनेंट किधर आ जाएगा? ये बिल्कुल अक्ष के लंबवत आ जाएगा और यहां पर ये दूसरा कंपोनेंट आएगा, ये कौन सा आएगा? डीबी साइन थीटा। जब आपने इसके भी घटक बना लिए तो अब ये वाला डीबी भी मान लें कि यहां पर अब ये नहीं है। अब आपके पास बिंदु P पर कितने मैग्नेटिक फील्ड हैं? 4। बिंदु P पर कितने चुंबकीय क्षेत्र हैं? 4। कौन से? 2 डीबी कॉस थीटा जो कि अक्ष के अनुदिश है और 2 डीबी साइन थीटा जो कि अक्ष के लंबवत हैं। एक ऐसा नीचे की तरफ है तो एक ऐसा बिल्कुल ऊपर की तरफ है। देख रहे हैं आप? अब आप सोचेंगे तो फिर डीबी कहां चले गए? तो बेटा डीबी के ही तो 2 कंपोनेंट बना लिए आपने, तो डीबी खत्म। ऐसे ही नीचे वाले के बना लिए तो फिर डीबी का काम खत्म। तो अब कितने मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट P पर दिख रहे हैं आपको? 4। 6 तो नहीं है ना, वो डीबी 2 जोड़ के 6 मत बताइए, 4 है केवल। अब इन 4 को सोचिए इनका क्या होगा। उन 2 डीबी का शुरुआत में तो हम कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन इन 4 डीबी जो हैं इनका सोच के बताएं कि क्या कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डीबी साइन थीटा किस तरफ है? एक नीचे की तरफ, एक बिल्कुल अपोजिट इसके। अब आप मुझे बताएं इसका परिमाण कितना है? डीबी साइन थीटा। और ये नीचे वाला कितना है? दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और दोनों एक दूसरे के, तो डीबी साइन थीटा को क्या कर देगा? कैंसल कर देगा। अब 4 थे, 4 में 2 तो और निपट गए। अब कितने बचे? अब देखो क्या वो 2 कैंसिल हो पाएंगे? वो दोनों एक ही दिशा में हैं, तो उन दोनों का क्या करेंगे? कैंसल करना है, ऐड कर देना है, ऐड कर देना है। तो 2 करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर कितने मैग्नेटिक फील्ड बचे? फाइनली 2 बचे केवल। उनमें से डीबी साइन थीटा इसका वाला, डीबी साइन थीटा इसका वाला क्या हो चुके हैं? कैंसल आउट हो चुके हैं। तो ये भी कैंसल हो जाएगा और ये भी कैंसल हो जाएगा, सिर्फ डीबी कॉस थीटा बचेगा। ये वाली बात कुछ समझ आ गई आपको? अब अगर ये समझ में आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसकी वजह से डीबी साइन थीटा, इसकी वजह से बने डीबी साइन थीटा से क्या हो गया? तो इसकी और इसकी दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बचा वो ऐसा अक्ष के अनुदिश बचा केवल, बस। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखें। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे? करंट एलिमेंट और लेंगे इस पूरे लूप में। अब एक करंट एलिमेंट हमने यहां पर लिया और दूसरा करंट एलिमेंट उसके जस्ट विपरीत यहां ले लिया, तो यहां वाले करंट एलिमेंट और यहां वाले करंट एलिमेंट से भी जो डीबी बनेंगे उनके क्या कैंसिल हो जाएंगे? साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, उनके भी कौन बच जाएंगे? कॉस वाले बच जाएंगे। ऐसा ही आइडियल यहां लेंगे और आइडियल यहां लेंगे,
तो इस आइडियल का भी डी बी साइन थीटा इस आइडियल के डी बी साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। इनकी दोनों की वजह से भी क्या रह जाएगा, केवल डी बी कॉस थीटा। यहां आइडियल लेंगे और इसके जस्ट विपरीत यहां आइडियल ले लेंगे। ऐसा इसके आइडियल और इस आइडियल के भी डी बी साइन थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, केवल क्या रह जाएंगे, डी बी कॉस थीटा। तो अब आपको शायद एक बात मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुकी है कि जितने भी कंपोनेंट जितने भी आइडियल हम यहां पर लेंगे, सब आइडियल अपने अपोजिट दिशा वाले आइडियल से जोड़ी बनाएंगे और जोड़ी बना बना के सबके डीबी साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। अब बताएं क्या ये वाली बात आपको समझ आ गई? ये वाली क्या इससे जोड़ी बनेगी, इसकी जोड़ी इससे बन जाएगी, इसकी इधर वाले से बनेगी, इसकी इधर वाले, सबके अपोजिट अपोजिट एक एक जोड़ी बनाएंगे और जोड़ी बना के क्या निरस्त हो जाएगा, डीबी साइन थीटा सबका कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट पी पर बचेगा। तो सभी आइडियल की वजह से डीबी कॉस थीटा बचेगा जो कि अक्ष के अनुदिश होगा केवल। समझ आ गया अब आपको? क्लियर? तो अब हम इसको नोट कर लेते हैं जरा। हमने लिखा कि डीबी को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है जैसा कि अभी हमने किया। एक घटक बनाया डीबी कॉस थीटा अक्ष के अनुदिश और दूसरा डीबी साइन थीटा अक्ष के लंबवत। कुंडली में उपस्थित सभी धारा अवयवों के कारण कुंडली में जितने भी करंट एलिमेंट हैं, अगर हम सब की वजह से ऐसा कर लें तो जितने भी घटक डीबी साइन थीटा आपको मिलेंगे जो कि अक्ष के लंबवत हैं, वो सब परस्पर क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। जबकि जो घटक डीबी कॉस थीटा अक्ष के अनुदिश होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो कितने डीबी कॉस थीटा जुड़ेंगे? देखो यहां लिखा है कुंडली में उपस्थित सभी धारा अवयवों के कारण, सभी धारा अवयवों के कारण जो डीबी कॉस थीटा मिलेंगे। देखो सभी धारा अवयवों के कारण डीबी साइन थीटा तो कैंसिल, डीबी कॉस थीटा सभी जुड़ जाएंगे। और बिंदु P पर अगर अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जितने डीबी कॉस थीटा मिलेंगे सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास कैलकुलस का तरीका है, समाकलन कर दो सीधे। इसलिए अतः बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको, अब हम क्योंकि पूरी कॉइल की वजह से निकाल रहे हैं इसलिए अब इसको B लिखेंगे और dB का क्या करेंगे, जोड़ना है। किसको जोड़ना है? dB को जोड़ना है। सभी, फिर से सभी dB जुड़ेंगे कि सभी dB cos थीटा जुड़ेंगे? dB cos थीटा जुड़ेंगे। इसलिए क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, और यहां पर हमने लिख दिया dB cos थीटा, क्योंकि सभी dB हमको नहीं जोड़ने हैं, हमको सभी dB cos थीटा जोड़ने हैं। अब हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे। क्लोज्ड इंटीग्रल क्यों लगाया हमने? क्योंकि अब पूरे लूप की वजह से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो B इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dB? dB इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वेयर। dB इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वेयर इंटू cos थीटा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें से जो चीजें कांस्टेंट हैं आप उनको बाहर कर सकते हैं, जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। आर की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखें। तब तक जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम बाहर कर देते हैं। हमने बाहर ले लिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, क्योंकि करंट जितनी फ्लो हो रही है उतनी फ्लो होती रहेगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई हमने बाहर कर लिया। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl अपॉन, यहां पर क्या लिखा हुआ है, R स्क्वेयर।
अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एंगल कितने का है? ये क्या है? अक्ष। और ये क्या है? त्रिज्या। जो अक्ष होती है वो वृत्त के या लूप के समतल पर लंब होती है, त्रिज्या लूप के तल पर होगी और अक्ष तल पर लंब होती है, इसलिए ये वाला एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। कहाँ है ये कोण मुझे बताइए? ये कोण यहां वाला है कि ये वाला है या ये वाला एंगल है? ये वाला एंगल यहां पर हमने बनाया, तो ये अक्ष लंबवत होगी वृत्त के प्लेन पर, इसलिए 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ये 90 डिग्री का कोण है और ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये वाला, ये यहां पर ये त्रिभुज कहां है? सी। इसको कुछ नाम रख दो, ए, और इसका नाम क्या है? पी। तो त्रिभुज पी सी ए कैसा त्रिभुज है? पी सी ए। ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और उस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा ये किसका काम करेगी? कर्ण का काम करेगी। ये वाली भुजा को हम मान लेते हैं आधार, तो ये किसका काम करेगी? लंब का। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी जानते हैं, क्या होगा? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आ गया सभी को? तो आर स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ नहीं आया भाई आपको? आ गया? कहने का मतलब यूं कि ये जो आर वाली वैल्यू है, इस भुजा की लंबाई कितनी आ गई है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन क्योंकि यहां पर आर का हमको क्या करना था? स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब उसके बगल में देखो क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, पहले थीटा हमको डिसाइड करना है। ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, ये एंगल आपने क्या माना था? क्या आप बता सकते हैं ये वाली जो लाइन है db साइन थीटा, db साइन थीटा अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री। हमने लिखा है db साइन थीटा अक्ष के लंबवत, लिखा है ना? तो ये जो db साइन थीटा है, ये db साइन थीटा ये इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? अब थोड़ा देख के बताइए, ये वाला एंगल थीटा है, ये कितना होगा? समझ आ गया सबको? फिर से पूरा db साइन थीटा से और अक्ष तक के बीच का, फिर से पूरा db साइन थीटा से लेकर अक्ष तक का कितना कोण होगा? 90 डिग्री। अब उस 90 में से इतना थीटा हो गया, तो इतना थीटा हटा दीजिए, बाकी इतना बचा कि नहीं बचा? तो जब थीटा हटा देंगे तो मतलब थीटा घटा देंगे आप, तो ये वाला कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। सबको समझ आया? अच्छा, अब फिर से मुझे बताएं, ये जो आप देख रहे थे db दिखाई दे रहा है आपको? और ये क्या है बेटा? r। दिखा? इस r और db के बीच का कोण कितना था टोटल? ये भी 90 था। अब यहां से पूरा यहां तक 90, उस 90 में इतना ये वाला 90 माइनस थीटा फिर निकल गया, तो ये कितना बचेगा? थीटा। वेरी गुड। समझ आ रहा है ना आपको कि पूरा r से db तक 90 था, उस 90 में से ये बीच वाला हमने 90 माइनस थीटा हटा दिया, तो ये 90 डिग्री बच गया एंगल, सॉरी थीटा डिग्री एंगल बच गया। अब फिर एक स्टेप आगे चलिए, ये अक्ष पर किस तरह से है? लंबवत। अक्ष के साथ, मतलब ये अक्ष है और ये ऐसा है, इसके साथ दोनों के बीच का एंगल कितना है? हाँ, 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ये db साइन थीटा और ये अक्ष,
तो dB साइन थीटा और एक्सिस के बीच का कोण कितना 90। अब 90 में से इतना फिर हटाना है हमको, इतना सा ये वाला, तो ये कितना बचेगा बता सकते हैं? ये फिर से बच जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम इसको हटा देते हैं। इस ट्रायंगल तक आ गए। देखो अगर ये 90 माइनस थीटा आ गया और ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल आ गया थीटा। समझ आया? तो देखो कहां से थीटा को घुमा घुमा के यहां तक ले आए। इस चित्र में थीटा कहां है बता सकते हैं आप मुझे? या तो थीटा यहां पर था, एक थीटा ये था, और वही थीटा चलते 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 यहां पहुंच गया है। इस ए और इस आर के बीच का एंगल ये वाला थीटा बन गया है। क्लियर हो गया ना? समझ आ गया सबको? एक बार फिर से आप एंगल समझ लें थोड़ा जरा गौर से। ये एंगल कितना था बताइए? थीटा। ये dB साइन थीटा से लेकर और पूरा अक्ष तक का कोण कितना था? अब उस 90 में जब हमने थीटा माइनस किया तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा। अब हमने देखा कि जो dB था और ये r, ये फिर एक दूसरे के पर लंबवत थे। अगर इनके बीच का कोण 90 डिग्री का है और उसमें से 90 माइनस थीटा ये वाला हटा देंगे तो जो कुछ बचेगा इतना बचेगा, वो थीटा बच गया। अब फिर से dB साइन थीटा और अक्ष पूरा एंगल ये 90 का था, उस 90 में ये वाला हटा दिया थीटा हमने, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये एक समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज का एक एंगल 90, एक 90 माइनस थीटा, तो समकोण त्रिभुज का तीसरा एंगल जाहिर सी बात है कितना बचेगा? थीटा बच जाएगा। अब यहां से cos थीटा की वैल्यू चाहिए हमको, cos थीटा, क्योंकि यहां पर कौन है? cos थीटा है ना, तो चलिए cos थीटा निकाल लीजिए। आप मुझे बताएं cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? यहां पर हम निकाल लेते हैं cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अगर ये कोण लेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो लंब कौन बनेगा? अरे थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब बनती है कि नहीं बनती? नहीं समझ आया? हमने इसको आधार लिखा है, इसको कर्ण और इसको लंब लिखा है। किस बेसिस पर? इस एंगल के आधार पर। लेकिन जब कोण आप ये वाला लेके कैलकुलेशन करोगे तो आपके लिए लंब कौन होगा? साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो थीटा के अपोजिट जो साइड होगी, ये साइड जिस पर हमने आधार लिख रखा है, इस एंगल के लिए किसका काम करेगी? लंब का। कर्ण तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो फिर आधार कौन बन गया? ये। तो इस समय जिस जगह लंब लिखा है, इस एंगल के लिए वो काय का काम करेगा? आधार। और इस समय जहां आधार लिखा है, इस एंगल के लिए वो किसका काम करेगा? लंब। तो cos थीटा के लिए बताएं, आधार बटे कर्ण फॉर्मूला होता है। आधार के लिए क्या लिखा जाना चाहिए? इस थीटा के लिए आधार कौन है? a, तो हमने लिखा a बटे कर्ण कितना है? कर्ण अंडर रूट एक्स r है, और r की वैल्यू कितनी के बराबर है? अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो जहां भी cos थीटा है आप इसको नोट कर दीजिए। समझ नहीं आया? आ गया? देखो ये हमने आधार, कर्ण, लंब ये जो लिख दिए हैं, ये कौन से कोण को मानते हुए लिख दिया है? इसको मानते हुए लिखा गया है। जिस कोण को लेकर के आप कैलकुलेशन करते हैं, उस एंगल के जस्ट सामने की साइड लंब होती है, 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण और बाकी बची हुई भुजा आधार। तो जब ये वाला एंगल लेंगे तो फिर लंब ये होगा और आधार ये। अब आधार बटे कर्ण कर देंगे तो a अपॉन r कर देंगे, a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देंगे, ये लिखा हुआ है। तो जहां देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाहर निकाल लिया था, dl अंदर लिखा है, r स्क्वायर की जगह वो लिख चुके हैं। अब उसके बगल में हमको cos थीटा लिखना है, और cos थीटा की वैल्यू है a अपॉन
एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 1/2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? या तो हम अंडर रूट लिखें और या तो अंडर रूट को उठा के पावर 1/2 कर दें। तो हमने पावर 1/2 कर दिया, कोई डाउट तो नहीं है अब आपको? ओके, और आइए कैलकुलेट करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। देखो बेटा, ऊपर से तो ए भी कांस्टेंट है, ए क्या है? स्क्वायर की त्रिज्या। अब जब आप ये सब कर रहे होगे उतनी देर से ये क्वाइल मैं आपको दिखा रहा हूं, त्रिज्या चेंज हो जाएगी क्या इसकी? तो त्रिज्या कैसी है? तो इसको बाहर कर लो, इसको भी, ए भी बाहर हो गया। और देखिए अंदर में डीएल तो ठीक है, लेकिन अपॉन में जो चीजें आपको दिख रही हैं वो एक्स और ए दिख रहे हैं। एक्स क्या है? सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस। बदल जाएगा क्या? बार बार बदल तो नहीं जाएगा। अच्छा, ए का क्या होगा? ए त्रिज्या, ये भी चेंज नहीं होगी, तो ना तो एक्स चेंज होगा और ना ए चेंज होगा। तो ये दोनों चीजें भी कैसी हैं? कांस्टेंट। अब उसमें थोड़ा ध्यान देना है, यहां पर क्या लिख सकते हैं? पावर अगर कुछ नहीं है तो 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1, और यह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। गुणा में पावर्स घातें क्या होती हैं? तो अगर इसकी घात 1 और इसकी 1/2 जुड़ेगी तो क्या बनेगी? 3/2, एंड बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट टर्म सो वी कैन टेक इट आउट। क्या लिख दूं मैं यहां पर? एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2 क्लोज द इंटीग्रल ऑफ डीएल। ना समझ आया? आ गया? अच्छा, और चलते हैं आगे। देखो कैलकुलेशन करते रहते हैं। d इज इक्वल टू, ये तो सब कुछ बाहर ही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2। अब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल की वैल्यू बताइए मुझको। हाँ, 2 पाई आर, 2 पाई ए। वेरी गुड। देखो ध्यान से मैं समझा देता हूं, आपने बहुत अच्छा बताया है मुझे कि डीएल क्या चीज है। डीएल तो इस लूप का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन जब उसमें हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, इसका मतलब है इस लूप पर जितने भी डीएल पड़ेंगे उन सब का जोड़। तो बेटा अगर सब टुकड़े टुकड़े करके हम सबको जोड़ देंगे तो बन तो परिधि ही जाएगी ना, और परिधि का फॉर्मूला 2 पाई इंटू रेडियस। अब रेडियस यहां पर हमने कितनी मानी है? ए, तो 2 पाई इंटू ए आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहां पर मुझे क्या लिख देना चाहिए? 2 पाई ए लिख देना चाहिए। इतना समझ आ गया अब आपको? अच्छा, और देखिए बेटा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 से कैंसिल करेंगे क्या? रुक जाओ, मत करो अभी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये 2 लिख दिया हमने, इसके बाद i लिख दिया हमने। देखो बेटा, 2 लिख चुके, i लिख चुके। अब पाई इंटू ए स्क्वेयर, ए इंटू ए है ना, अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर। थोड़ा याद करें, अगर लूप की रेडियस ए है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई इंटू रेडियस स्क्वेयर, यानी कि पाई इंटू ए स्क्वेयर। तो पाई इंटू ए स्क्वेयर क्या बनेगा? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? उस कॉइल का क्षेत्रफल। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं? ये पाई इंटू ए स्क्वायर है कॉइल का क्षेत्रफल। यहां पाई इंटू ए स्क्वायर कुंडली का क्षेत्रफल है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। लिख देते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू आई इंटू कैपिटल ए अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड बना इस लूप की वजह से।
अब अगर हम ये मान लें कि इसमें तार के n फेरे लगे, ये तो एक फेरे की वजह से हमने निकाला, अगर कैपिटल N फेरे टोटल मान लें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, n गुना कर देंगे इसको। तो यहां पर लिख देते हैं यदि कुंडली में तार के कैपिटल N फेरे हों तब B की वैल्यू बताओ कितनी बन जाएगी बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू N इंटू आई इंटू ए अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2। समझ आया कुछ? अच्छा, और ये NiA आपको याद है, कैपिटल M कॉइल का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम चाहें तो इसकी जगह कैपिटल M लिख दें, हम चाहें तो ना लिखें, आपको मालूम है ही। तो हम इसको इतना ही रख लेते हैं बस। हाँ, थोड़ा सा आप अगर करके देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि अगर 2 से हम इस कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, इसके पहले पाई से पाई भी कैंसिल हो सकता था। तो मैं दोनों तरह से आपको दिखा देता हूं, यहां से भी, यहां से आप देख लो, ये फाइनल फॉर्मूला हो गया आपका, यही फॉर्मूला आता है। और बी का एक फॉर्मूला यहां से कैंसिल करके जरा देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, तो क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू ए स्क्वेयर। और अगर n फेरे भी मान लें साथ में तो n इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर, म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2। ये भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। और सभी स्टूडेंट्स याद करिए, लास्ट क्लास में जब हमने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला हम अगले दिन आपको डिराइव करके दिखा देंगे, अब आज डिराइव करके दिखाया। अब आप अपनी कॉपी से मिलाइए, क्या ऐसा ही कोई फॉर्मूला बनाया था हमने, क्या यही वाला फॉर्मूला यूज किया था क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है एक्सिस पर, ठीक है। इस कॉइल की वजह से इसकी अक्ष पर केंद्र से x डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी निकाली। अब इस मैग्नेटिक फील्ड से ना हम कुछ कंडीशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन सी कंडीशन है, हम ये कंडीशन लेते हैं कि अगर ये जो पॉइंट P आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ये पॉइंट P ऐसा यहाँ के बजाय सेंटर के और नज़दीक आ जाए, यहाँ के बजाय यहाँ पर आ जाए, तो ये x जो होगा वो पहले सेंटर से यहाँ तक था, अब वो सेंटर से सिर्फ यहाँ तक रह जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट P और यहाँ आ जाएगा तो सेंटर से डिस्टेंस x की वैल्यू और छोटी हो जाएगी। अगर ये पॉइंट यहाँ आ गया तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स x, ये और छोटा हो जाएगा। और अगर वो पॉइंट P हम इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर ही मान लें, तो अब आप समझ गए x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि x सेंटर से बिंदु P तक की दूरी है और हम बिंदु P कॉइल के सेंटर पर ही माने ले रहे हैं। तो इस समय x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कंडीशन हम यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमने लिखा कि यदि बिंदु P वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर हो तब, तो अगर वो पॉइंट P ऐसा खिसकते खिसकते सेंटर पर आ जाएगा तब x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर x 0 हो जाएगा
तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, ये हम उस फॉर्मूले में रख के फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ कॉइल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर अपॉन x की जगह बेटा 0 लेना है ना आपको, तो x को आप 0 कर दो, 0 प्लस ए स्क्वेयर करोगे तो 0 में ए स्क्वेयर ऐड करोगे, ए स्क्वेयर ही तो बचेगा, तो अंदर बचा ए स्क्वेयर और उसकी पावर में बेटा आप देख रहे हैं 3/2 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसलिए b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 n इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन, इसके बाई 2 से ये 2 कैंसल हो गया तो ये आ गया a क्यूब। ठीक है, अब a स्क्वायर से इसकी 2 पावर्स कैंसल हो जाएंगी तो b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 2 n इंटू आई अपॉन a। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया। और अब प्लीज आप याद करें कि बायो-सेवर्ट के लॉ के एप्लीकेशंस करते वक्त आपने एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली हुई थी। उस वक्त हमने इसका रेडियस r माना था, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी इस करंट की वजह से कॉइल के सेंटर पर, वो वैल्यू आई थी म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। याद करिए, यही वैल्यू आई हुई थी, सब लोगों ने याद होगा, सब लोगों को। ठीक, ये एक लूप की वजह से है। अगर इसमें n टर्न्स होते तार के, वायर के n फेरे अगर लगे होते इसमें, तो उस सिचुएशन पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू क्या बन जाती, म्यू नॉट अपॉन 2 n आई अपॉन आर। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बन जाता। और देखिए यही फॉर्मूला यहां से आया है। तो बायो-सेवर्ट के लॉ को जब हमने एप्लीकेशंस उसके पढ़े हुए थे तो हमने धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक अलग सूत्र निकाला था, वो ये फॉर्मूला आया था। और आज हमने कुंडली की अक्ष पर जब चुंबकीय क्षेत्र निकाला है उस समय भी हमने एक कंडीशन अप्लाई की और ये पॉइंट पी सेंटर पर ले आए और उस वक्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली उतनी ही आई जितनी हमने अलग से फॉर्मूले को डिराइव किया हुआ था। इसका मतलब है कि उस समय हमने जो कुछ भी सॉल्यूशन करा था, जो भी डेरिवेशन हमने किया था, वो हमारा डेरिवेशन बिल्कुल सही था, उसमें कोई गलती नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज इससे मैच भी हो रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सारे स्टूडेंट्स को? ओके, अच्छा इसमें एक काम हम और करके दिखाना चाहते हैं आपको। बेटा ये जो धारावाही वृत्ताकार कुंडली देख रहे हैं और इसकी अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड अभी आपने निकाला, उसका फॉर्मूला अभी भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, अब इस फॉर्मूले में बेटा आप देख रहे हैं कि इसमें म्यू नॉट अपॉन 2 कांस्टेंट है, कैपिटल N क्या चीज है, कुंडली में फेरों की संख्या, और फेरों की संख्या तो बनाते समय, कॉइल को बनाते समय हम जितने फेरे लगा देंगे उतने बने रहेंगे, तो ये कांस्टेंट है। करंट आई, हर फेरे में करंट आई हम एक बैटरी लगाएंगे, उससे करंट फ्लो करेंगे, वो करंट भी कांस्टेंट होगी। ए कॉइल की रेडियस है, एक बार कॉइल को बनाते समय रेडियस कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉइल आप बना चुके हैं फिर तो रेडियस कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे ना आप, तो ये भी कांस्टेंट है। अब हम देख रहे हैं इस फॉर्मूले में आई हुई सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं एक्सेप्ट एक्स, एक्स को छोड़ करके। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, तो अगर कभी एक्स की वैल्यू और बढ़ जाती है, ये पॉइंट पे यहाँ के बजाय और यहाँ चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक्स इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अगर हर बड़ा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि विलोमानुपात में है। तो अगर आप अक्ष पर इसके सेंटर से जितना दूर चले जाएंगे, एक्स बड़ा हो जाएगा, बी छोटा हो जाएगा। अगर आप नज़दीक आ जाएंगे तो एक्स की वैल्यू
छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बी इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये निकलता है कि अक्ष पर ये जो कॉइल है आपकी, इसकी अक्ष पर जितना आप दूर जाते जाएंगे एक्स बढ़ने की वजह से बी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जितना आप पास आएंगे तो एक्स की वैल्यू कम होने से बी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि सेंटर पर एक्स की वैल्यू सबसे छोटी मिल रही है आपको। ठीक है, अच्छा, हम आपको डिस्टेंस के साथ इसका एक ग्राफ बना के दिखाना चाहते हैं। आप भी थोड़ा ध्यान से देखें। इसको हम चाहें तो इसकी अक्ष को ऐसा पीछे बढ़ा सकते हैं। ये अगर एक्सिस है तो बेटा ये भी तो एक्सिस होगी इधर की तरफ। अगर ये सेंटर से जाने वाली लाइन इसकी अक्ष है तो सेंटर से जाने की एक ऐसे लाइन बना देंगे तो ये भी तो इसकी एक्सिस होगी। ठीक है, अच्छा, अगर ये भी एक्सिस है तो फिर से सेंटर, अभी हमने देखा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा क्योंकि एक्स वहां पर सबसे छोटा है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, जैसे जैसा दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटते जाएगा। ऐसे ही अगर इधर की तरफ हम अक्ष बना लें और ऐसा चलते जाएं तो फिर हम दूर हो रहे हैं, इधर चलने पर भी तो दूर हो रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर चलने पर भी कम होते जाएगा। तो हम डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एक चेंज आपको एक ग्राफ के जरिए से दिखाना चाहते हैं। आप उसको देख लें कि वो ग्राफ कैसा बनेगा। यहां पर हम आपको वो ग्राफ बना के दिखाते हैं। ग्राफ, ये हमने मान ली डिस्टेंस, ये हमने डिस्टेंस ले ली ऐसे, ये हमने मान लिया कॉइल का सेंटर, ये जो C है ये हमने यहां पर मान लिया। अब सेंटर से इधर चलेंगे तो भी x बढ़ेगा, सेंटर से इधर चलेंगे तो भी x की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो इधर की तरफ हमने पॉजिटिव x ले लिया और इधर की तरफ नेगेटिव x ले लिया, ऐसे कि इधर जाओगे तो भी x बढ़ेगा और अगर आप इधर की तरफ आ रहे हैं तो भी x की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, अच्छा, हम हाइट से दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को। जितनी ज़्यादा हाइट पे ग्राफ रहेगा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा है। तो ये हमने बना लिया। इस एक्सिस पर, ये जो y एक्सिस होती है, इस पर हम ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि कॉइल के सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर इधर जाते हैं तो भी डिक्रीज होता है, इधर जाते हैं तो भी डिक्रीज होता है। तो ये हम कैसे शो करेंगे? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा, मैक्सिमम, तो सेंटर पर ग्राफ मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। इतना मान लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है इतनी है, सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड है, और कितना है वो यहाँ लिखा हुआ है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी देखा और ये भी अभी हमने कैलकुलेट किया। तो आप चाहें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इक्वल टू μ0/2 Ni/A, क्योंकि यहाँ रेडियस a मानी गई है और n नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल में, इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिलेगा। अब सेंटर से जैसे आप अक्ष पर दूर जाने लगेंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा क्योंकि x बढ़ेगा, उधर भी घटेगा b इधर चलने पर भी b की वैल्यू घटेगी। तो ये b किस रेशियो में घटेगा आप ध्यान से देखें, ऐसे b की वैल्यू घटते जाएगी इस तरह से, और यहाँ पर भी अगर हम बनाते हैं तो इस तरह से ये b की वैल्यू ऐसे घटते चली जाएगी। थोड़ा सा इसको हम बराबर से बना देते हैं, ऐसे ये b की वैल्यू घटेगी। आप बराबर से बना सकते हैं। ये ग्राफ आप देखें, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा,
सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी मैक्सिमम बी, वो बी आपका मैक्सिमम होगा। ऐसा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे आप जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होते जाएगा। B इज डिक्रीजिंग, इधर जाने पर भी घट रहा है और अगर इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं आप सो B इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ओके, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र सेंटर से अक्ष के अनुदिश दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र लगातार घटते जाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर से एक्सिस पर डिस्टेंस के साथ एक ग्राफ हमने आपको बना के दिखाया। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमने किया बायो-सेवर्ट के नियम का एक एप्लीकेशन है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।